गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 6 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। और विशेष रूप से आज का न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज पेपर में दिया हुआ है जिसका डिस्कस मैं आपके साथ यहाँ करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक के माध्यम से टेलीग्राम नहीं ज्वाइन होगा तो सीधे आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, विजडम एजुकेशन सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल आपको वहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पे दो न्यूज़ है। एक न्यूज़ यह है, वीवो ने चीन भेजे 47,000 करोड़ रुपया और वीवो पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है। इसके अलावा फेमा एक्ट के तहत भी वीवो पे आरोप लगा है कि वीवो ने फेमा एक्ट का उल्लंघन किया। वीवो कई मोबाइल की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। इंडियन मार्केट में लगभग सबसे बड़ी कंपनी में से एक है वीवो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिएगा इस न्यूज़ को, तो ये जो न्यूज़ है बेसिकली आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, और इन पे भी आरोप लगा था और ये बेसिकली ईडी की कस्टडी में वर्तमान में है। तो ईडी यहाँ पे भी चर्चा है इस न्यूज़ में भी, और ईडी इस न्यूज़ में भी चर्चा है। मैं देख रहा हूँ ईडी अभी लगातार देश में चर्चा में बना हुआ है, इसलिए ईडी के बारे में पता होना चाहिए। ईडी के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया, आज फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन दोनों न्यूज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ईडी के बारे में पता होना चाहिए। ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी प्रवर्तन निदेशालय। ईडी की जो उत्पत्ति हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को ईडी की शुरुआत हुआ था और ईडी की स्थापना बेसिकली फेरा एक्ट 1947 के द्वारा हुआ था। फेरा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के द्वारा ईडी की स्थापना हुआ था। फेरा एक्ट में 1973 में संशोधन किया गया और 1973 के बाद फेरा एक्ट में जो संशोधन किया गया वर्ष 2000 में ये किया गया है, इनफैक्ट लागू हुआ है। और 1999 में फेरा एक्ट में विशेष रूप से संशोधन हुआ है। अब फेरा एक्ट हमारा फेमा एक्ट बन चुका। पहले फेरा था FARA, अब ये बन चुका है फेमा FEMA। ये एक्ट आया था 1999 में और 2000 में ये इनेक्ट हुआ, 2000 में ये लागू हुआ। पहले ये था फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, अब हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ईडी बेसिकली वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय एजेंसी है। वित्तीय एजेंसी का मतलब हुआ है कि वैसा एजेंसी जो वित्त की गड़बड़ी को लेकर के जांचबीन करने का काम करती है, जांच करती है, उसे वित्तीय एजेंसी कहता है। ईडी का बेसिकली हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में है। अब ईडी का कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ईडी बेसिकली 2 एक्ट के उल्लंघन में एक्शन लेती है। एक तो फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 में आया था। इन दोनों के उल्लंघन पे ईडी एक्शन लेने का काम करती है। बेसिकली अगर वीवो पे आरोप लगा है तो उस पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, और जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर आएगा वहां पे ईडी एक्शन लेने का काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग का साधारण मतलब ये होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना। ये मनी लॉन्ड्रिंग को साधारण रूप से आप कह सकते हैं। फर्स्ट पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज यह भी है, और ये न्यूज़ काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि चर्चा में है। मेंस पर्सपेक्टिव से विशेष रूप से ये चर्चा में रहेगा। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों को कहा है कि आप कुछ कंटेंट जो है ट्विटर से हटाइए, जिस कंटेंट में आपने
खालिस्तान का समर्थन करने वाली जो ट्वीट है या खालिस्तान से समर्थन करने वाली जो इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे है उसको हटाइए। कृषि कानून के खिलाफ में जो प्रदर्शन हुआ है उसका जो दुष्प्रचार किया गया है उसको हटाइए। कोविड से निपटने के लिए भारतीय सरकार की जो आलोचना किया गया है उसके हटाइए। तो कुछ सामग्री को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है ट्विटर से। ट्विटर इसके खिलाफ हाईकोर्ट गई है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए है आईटी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000। आईटी एक्ट 2000 को इलेक्ट्रॉनिक्स लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स, ई ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त करने, ई शासन को लागू करने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने के लिए, सुरक्षा संबंधित कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था और 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ था। इसका सेक्शन 69A इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट का सेक्शन 69A, और विशेष रूप से ये चर्चा में रहा था। पिछले वर्ष भी मैं देख रहा था, चूंकि ट्विटर और सरकार का विवाद नया विवाद नहीं, पुराना विवाद है, तो पिछले वर्ष भी सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 ये काफी चर्चा में था पिछले वर्ष भी। इस सेक्शन 69 में ये कहता है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन सामग्री को हटा सकती है या हटाने के लिए कह सकती है यदि वह ऑनलाइन सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। यानी खालिस्तान के मुद्दा से संबंधित अगर ऑनलाइन सामग्री कहीं अवेलेबल होगी, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो या कहीं भी हो, तो आर्टिकल 69A आईटी एक्ट 2000 का 69A, सेक्शन 69A, इसके तहत सरकार इसे प्रतिबंधित करने का आदेश दे सकती है। अब ये लोग उच्च न्यायालय में गए हैं और देखते हैं उच्च न्यायालय क्या इस पे एक्शन लेता है। इसके अलावा इसी सेक्शन 69A के तहत चीनी ऐप को जो हमने प्रतिबंधित किया, भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया था, वो भी आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत किया गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक संस्था हमारे यहाँ सर्ट-इन, CERT, सर्ट-इन, चूंकि साइबर अपराध अभी काफी चर्चा में है और नीचे एक इंफॉर्मेशन है, एक छोटा सा आर्टिकल है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है और वहां भी इसी पॉइंट को डिस्कस करना है, इसलिए मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। सर्ट-इन बेसिकली क्या है? इसका पूरा फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन इसका निर्माण किया गया था। देश में जितने भी साइबर अपराध होते हैं, देश में जो हैकिंग होता है, फिशिंग होता है, इन सब को रोकने की नोडल एजेंसी है सर्ट-इन, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसको सर्ट-इन कहा जाता है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2004 को हुआ था। साइबर से लेकर के जो भी क्राइम होता है इसको रोकने का काम करती है सर्ट-इन। आतंकवाद पे मोदी की सख्ती से बदली भारत की पाकिस्तान नीति। पाकिस्तान नीति के बारे में वैसे भी आपके पास नोट्स होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान संबंध क्या है, भारत और पाकिस्तान संबंध की शुरुआत कैसे होती है, भारत और पाकिस्तान संबंध का क्या पॉजिटिव प्रभाव है, क्या नेगेटिव प्रभाव है। खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में उड़ीसा अव्वल, इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून वर्ष 2013 में इनेक्ट हुआ था। इसमें प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है, जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो दिया जाता है। देश में 67% आबादी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर होती है, यानी 67% आबादी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान किया जाता है या उन्हें इसका लाभ मिलता है। अब एक रैंकिंग जारी किया गया है, इस रैंकिंग का नाम है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कुछ दिन के बाद जो मैगजीन आएगा, मैगजीन में यही सारा का सारा न्यूज होता है।
तो इसमें पहला स्थान पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में देश में पहला स्थान पे उड़ीसा रहा है, सेकेंड स्थान पे यूपी रहा है, थर्ड स्थान पे आंध्र प्रदेश रहा है और बिहार 7वें स्थान पे रहा है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। न्यायपालिका को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है आज, तो वहीं पे मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा। खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति NV रमन्ना के जो स्टेटमेंट है कि न्यायपालिका सिर्फ संविधान के प्रति जिम्मेदार है, संविधान के प्रति जवाबदेह है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए जवाबदेह नहीं है। तो इस पर मैं डिस्कस कर दूंगा एडिटोरियल में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी चर्चा इस न्यूज़ की हो रही है। चूंकि नैनो यूरिया को डेवलप करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। इफ्को के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बेसिकली एक सहकारी संगठन है। तो प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। यह स्वदेशी यूरिया है जिसे सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को के द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए पेश किया गया। यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प में पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व यानी तरल के रूप में होता है, लिक्विड के फॉर्म में बेसिकली होता है। इसकी 500 मिलीमीटर की बोतल 40,000 मिलीग्राम प्रति लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग या बोरी के बराबर नाइट्रोजन प्रदान करता है। यानी 500 ml का जो बोतल होगा इसका, उससे उतना ही लाभ होगा जितना 45 kg का बोरा आता है यूरिया का। तो 45 kg के यूरिया के बोरा से जितना लाभ होगा उतना ही लाभ 500 ml के एक बोतल से होगा। लिक्विड फॉर्म में ये होता है, पानी में मिला करके नॉर्मली इसका यूज किया जाएगा। अब इसका लाभ क्या है, आखिर नैनो यूरिया जो बनाया है इफ्को, उसका लाभ क्या? तो इसका उद्देश्य परंपरागत यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना है, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना है, मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करना है। जो परंपरागत यूरिया है उसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। कई सारा रिपोर्ट में इसकी चर्चा किया गया। तो नैनो के यूरिया को यूज करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होगी, साथ ही साथ पानी, मिट्टी और वायु प्रदूषण को ये कम करता है। भूमिगत जल की गुणवत्ता और सतत विकास पे भी ये सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में भी ये मदद करेगा। लिक्विड नैनो यूरिया आधा लीटर की बोतल में उपलब्ध होता है जिसकी कीमत 240 रुपये होती है और बिना सब्सिडी की इसकी कीमत है 240 रुपया। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 45 kg का जो यूरिया का आता है बोरा, वो बोरा लगभग 300 रुपये में मार्केट में आपको मिलेगा और इस 300 रुपये में सरकार 2300 रुपये की सब्सिडी देती है। यानी टोटल ये जो 45 kg का बोरा है इसकी कीमत 2600 रुपया होती है, जिसमें 300 रुपये किसानों को देना होता है, बाकी 2300 रुपया सरकार सब्सिडी देती है। तो जो 2600 रुपये का जो बोरा, एक बोरा जिसकी कीमत 2600 रुपये है, उतना ही उर्वरक या उतना ही गुण एक 240 रुपये की कीमत वाली एक बोतल में अवेलेबल होगी। अब सोच कर देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है और कितना बड़ा चेंज भारत में इससे आएगा। 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी। सरकार को इतना पैसा बचेगा। अब ये भी सोच कर देखिए, बहुत बड़ा सरकार को पैसा बचेगा और विदेशी व्यापार बढ़ेगा और फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। यूरिया हम विदेश से मंगाते हैं और विशेष रूप से रूस और यूक्रेन दोनों जगह से यूरिया भारत में आता है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरिया का संकट विश्व स्तर पर खड़ा हो गया था, तो इसका समाधान देता है नैनो यूरिया। तो इससे ना सिर्फ हमारा विदेश व्यापार स्ट्रांग होगा, जो विदेश से हम उर्वरक परचेज करते थे वो बंद करेंगे,
और साथ ही साथ विदेश के अन्य देशों को, विश्व के कई अन्य देशों को हम उर्वरक देने का काम करेंगे, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी काफ़ी रूप से बढ़ेगा, हमारा व्यापार इससे बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी क्रांति है ये, एक क्रांति के रूप में मैं इसे देख रहा हूँ वर्तमान में। आने वाले 5-10 वर्ष में आप देखिएगा ये विश्व स्तर पर एक क्रांति लेकर आएगी, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में। विल मनी ऐप से निवेश करवा 35,000 लोगों से ठगे 3.5 अरब। जब इस तरह की साइबर ठगी होगी तभी सर्ट इन एक्शन लेने का काम करता है, या इस तरह की साइबर ठगी को जांच करने का काम करता है सर्ट इन जो संस्था है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने ऊपर जिक्र किया था। बहरहाल इस तरह की जो साइबर ठगी है उससे आप लोगों को भी बचने की आवश्यकता है। इस तरह के ऐप के द्वारा ठगा जाता लगातार रहा है और इसके लिए सर्ट इन लगातार प्रयास करती है कि इस ठगी को कम किया जाए या रोका जाए। देखिए भारत के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है, फ्रांसीसी सफ्रॉन समूह भारत में बनाएगी विमान इंजनों के कल पुर्जे। तो एक निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है कि फ्रांसीसी कंपनी सफ्रॉन जो है हैदराबाद में इसका उत्पादन कर रही है और इसके लिए 3.6 यूरो का इन्वेस्टमेंट भारत में कर रही है। तो जो भी विमान के कल पुर्जे है वो यहीं पे बनाएगा। रिजर्व बैंक ने चेताया झारखंड समेत 10 राज्य गंभीर कर्जदार। झारखंड की जो जीडीपी है उस पर 35% का लगभग कर्ज है। इसी तरह का स्थिति अन्य राज्य में है, तो ये चिंताजनक स्थिति है। इस पे आरबीआई ने चेताया है केंद्र सरकार को और राज्यों को भी चेताया। तो ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए सूखे की चपेट में दुनिया, जब सूखे के बारे में जिक्र हो रहा है तो ये जो है न्यूज़ बेसिकली संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से सूखा को इम्पैक्ट किया है, इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है ड्रॉट इन नंबर्स। ये रिपोर्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के प्रत्येक दिन कुछ न कुछ चर्चा होती है। तो अगर जलवायु परिवर्तन पे कल भी आपको लिखना है या कभी सूखे पे लिखना है तो आपके पास डाटा होगा तो ज़्यादा ऑथेंटिकेट रूप में आप लिख पाइएगा। और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के डाटा को कोट कर सकते हैं। ड्रॉट इन नंबर्स रिपोर्ट 2022 यूएन का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 के बाद सूखे की आवृत्ति और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ये वृद्धि हुई है। साथ ही साथ इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 1970 से लेकर के वर्ष 2019 तक लगभग 6.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है सूखे के कारण। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूखे से निपटना जरूरी है, क्योंकि जितनी प्राकृतिक आपदा आती है, जितनी आपदा हमारे पास आती है, उस आपदा का 15% हिस्सा अकेले सूखे के कारण आता है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख लीजिएगा कहीं पे। सूखा की जब भी समस्या आएगी तब इसको आप लोग कोट कर सकते हैं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था रियो कन्वेंशन को लेकर के या पृथ्वी सम्मेलन को लेकर के। नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। रियो कन्वेंशन में हमने चर्चा किया था कि रियो कन्वेंशन जो 1992 में हुआ था, जिसे पृथ्वी कन्वेंशन भी कहते हैं, इसमें बेसिकली 3 कन्वेंशन साइन हुए थे। एक कन्वेंशन था यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को बेसिकली रोकने के लिए ये काम करता है। इसी के तहत पेरिस क्लाइमेट चेंज भी हम लोग देखते हैं। ग्लासगो समिट जो हुआ था बेसिकली इसी के तहत हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया है कि 2070 तक भारत नेट न्यूट्रल करेगा, वो भी बेसिकली इसी के तहत है। दूसरा है यूएनसीसीडी, एक है सीबीडी और एक है यूएनसीसीडी। इसका अर्थ हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सॉरी।
तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को रोकने का काम करती है। जैव विविधता को लेकर के एक रिपोर्ट आया था और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 1970 से लेकर के 2019 तक विश्व की 50% से अधिक आबादी विलुप्त हो चुकी है। आज से 20 वर्ष पहले जो मैना होता था या कौवा होता था, उतना कौवा और मैना हम लोग आज नहीं देखते हैं। गिद्ध की आबादी लगातार कम हो रही है, तो विश्व की जनसंख्या 50% ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी है। इसी तरह से UNCCD है, ये तीसरा है। इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये है। और मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना मतलब कि सूखा को रोकना। तो सूखे को रोकना अगर आपको कहीं शामिल कर रहे हैं तो UNCCD को भी आप वहाँ पे शामिल कीजिए या उसके रिपोर्ट को शामिल कीजिए। बेसिकली एक संस्थान के रूप में UNCCD का काम होता है कि सूखा को रोकना, मरुस्थलीकरण को रोकना। स्वतंत्र न्यायिक तंत्र का औचित्य। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमारे देश के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका किसी राजनीतिक पार्टी के लिए जवाबदेह नहीं है। राजनीतिक पार्टी को अच्छा लगेगा या खराब लगेगा उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। हम संविधान में दिए गए प्रावधान के आधार पर निर्णय करते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना का स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग डिकोड करेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया हुआ। सरकार का 3 अंग है। नॉर्मली क्या होता है कि सरकार का मतलब हम लोग केंद्र सरकार मान लेते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में जाइए और आर्टिकल 26 में जाइए तो सरकार के बारे में विशेष रूप से उसमें चर्चा किया गया। सरकार का 3 अंग है, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका। इन तीनों अंग के बीच जो विभाजन होगा, तीनों अंग स्वतंत्र होंगे या विभाजन होगा, इसको बेसिकली शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 में इसका स्थान दिया गया। फ्रेंच स्कॉलर थे मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू की एक किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। आई थिंक 1789 में ये किताब आया था, द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो मॉन्टेस्क्यू की किताब थी। इस किताब में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया और इस सिद्धांत को सबसे पहले अमेरिका ने लागू किया। अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूर्ण रूप से सेपरेट है, जो भारत में नहीं है। भारत में विधायिका और कार्यपालिका जुड़ा हुआ है, क्योंकि विधायिका का जो सदस्य होगा वही कार्यपालिका का पार्ट होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो विधायिका का पार्ट होते हैं और वो विधायिका के सदस्य होते हैं और वो कार्यपालिका का भी पार्ट होता है। मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होता है वो विधायिका का पार्ट होता है, वो कार्यपालिका का भी पार्ट होता है। तो विधायिका और कार्यपालिका भारत में जुड़ा हुआ, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 के तहत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के तहत किया गया है, जो फ्रेंच स्कॉलर मॉन्टेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए, भारत में अनुच्छेद 121 और 122 के तहत न्यायाधीश को विशेष छूट दिया गया है। यानी न्यायाधीश के आचरण पे संसद में कार्रवाई नहीं हो सकती है, या न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया है उस पर संसद में विशेष रूप से चर्चा नहीं हो सकती है। उनके बारे में, उनके डिसीजन के बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन उनके आचरण के बारे में चर्चा नहीं होगा। अनुच्छेद 142 के तहत भी न्यायपालिका को विशेष शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 142 के तहत न्यायपालिका विशेष शक्ति का विभिन्न संदर्भ में प्रयोग करती है। अगर पिछले 3-4 महीना में देखिए तो कई डिसीजन जो आए हैं जिसमें आर्टिकल 142 का प्रयोग किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसमें एक राजीव गांधी के हत्यारों को जो छोड़ने की बात किया गया था उसमें भी आर्टिकल 142 का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अयोध्या डिस्प्यूट को अगर आप देखिए, अयोध्या डिस्प्यूट में भी आर्टिकल 142 का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। इसमें विशेष शक्ति दिया गया, लीक से हट करके निर्णय सुनाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अगर मैं और उदाहरण दूं तो उदाहरण यह है कि जो अयोध्या पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। अयोध्या डिस्प्यूट बेसिकली एक जमीन के लैंड का डिस्प्यूट था। एक आई थिंक 2.33 एकड़ लैंड है जमीन, उस जमीन के लैंड का इशू था, एक सिविल सूट था वो।
अब न्यायपालिका का ये काम था कि वो जमीन किसका है ये बता दें। न्यायपालिका ने ये डिसीजन तो दिया जमीन किसका है, साथ ही साथ न्यायपालिका ने ये दे दिया है कि अन्य जो धार्मिक पक्ष हैं उनके लिए भी 5 एकड़ लैंड अन्य जगह उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वो लोग वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कर सकें। तो ये जो विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए विशेष निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, इस निर्णय के पीछे भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 142 था। इसी तरह से आर्टिकल 135 के तहत आरंभिक अधिकार का जिक्र है। आरंभिक अधिकारिता मतलब होता है केंद्र राज्य के बीच में जो विवाद होगा या राज्यों राज्यों के बीच में जो विवाद होगा या राज्य की रक्षा करना, कानूनी रक्षा करना, ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है, कर्तव्य है। अब देखिए न्यायिक जवाबदेही क्या है। न्यायिक जवाबदेही के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि 3 तरह की जवाबदेही मेनली न्यायपालिका के पास है। एक तो न्याय देने के प्रति उनकी जवाबदेही है, व्यक्तिगत रूप से उनका काम है न्याय देना। दूसरा है कि न्याय देना है तो किस आधार पर देना, तो तथ्य के आधार पर न्याय देना, वस्तुनिष्ठता के आधार पर देना, न्यूट्रल होकर के न्याय देना, निर्वैतिक होकर न्याय देना। इसमें रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वरीयता दिया जाना चाहिए। और तीसरा है संस्थागत जवाबदेही, यानी संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना का स्टेटमेंट है। बाकी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे कभी मैं समय मिलेगा तो मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि आखिर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर अंग्रेजी में इसे कहते हैं, ये क्या है और इसका किस तरह से यूज हो रहा है। बाकी आप लोग पढ़िएगा तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 50 पढ़ लीजिएगा, और हो सके तो बेयर एक्ट आप सभी लोग परचेज कर लीजिएगा। बेयर एक्ट में डिटेल से दिया रहता है। बेयर एक्ट बेसिकली संविधान के आर्टिकल से संबंधित किताब होती है, छोटी सी किताब होती है, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। बीमा लेना हो सकता है सस्ता। देखिए इरडा एक व्यवस्था कर रहा, इसमें जो कमीशन एजेंट होंगे, कमीशन एजेंट के जो कमीशन कितना मिलेगा इसकी जानकारी ग्राहकों को देना अनिवार्य होगा। तो इसके तहत अब ऐसा हो सकता है कि बीमा सस्ता मिलेगा ग्राहकों को। इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट है इरडा, यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी, लीगल बॉडी, सब एक ही चीज़ है। वैसा संस्था जिसका निर्माण संसद के द्वारा किसी एक्ट के द्वारा किया जाता है, संसद के किसी अधिनियम के द्वारा किया जाता है, उसे वैधानिक निकाय कहते हैं, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, लीगल बॉडी कहते हैं, सांविधिक निकाय कहते हैं। तो इसकी स्थापना बेसिकली बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा किया गया था। और बीमा को लेकर के देश में जो भी एक्शन लेने का काम करती है ये संस्था करती है। जिस तरह से बैंकिंग को लेकर के एक्शन लेने का काम करती है RBI, बीमा को लेकर के एक्शन लेने का काम करती है इरडा। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, PT में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। और 10 सदस्यीय संस्थान है ये, बेसिकली 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होंगे, 5 इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं। - 2011 के बाद जून में शीर्ष रही सेवा क्षेत्र की गतिविधियां। ये जो यहाँ पे है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं क्रय प्रबंधक सूचकांक। इसे बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट ISM के द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है, प्रत्येक महीना पे जारी किया जाता है। ये विनिर्माण सेक्टर के लिए भी जारी होता है और सेवा सेक्टर के लिए भी जारी होता है। इसका जो मान होता है 0 से 100 के बीच में होता है। और बेसिकली 50 जो एक मेन पॉइंट है, इससे जितना कम होगा यानी देश में मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन उतनी ही खराब है, और 50 से जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब हुआ कि देश में मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन उतनी ही सही है। तो 50 प्लस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, 50 माइनस जो भी पॉइंट आएगा वो नेगेटिव होगा। अब ये सेवा के लिए अलग रिपोर्ट जारी करता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण के लिए अलग रिपोर्ट जारी करता है। यहाँ पे चर्चा किया गया है सेवा सेक्टर के लिए, और सेवा सेक्टर में जो इसका लेटेस्ट रिपोर्ट के तहत आया है वो 59.2 आया है PMI इंडेक्स का मान। और ये मान
अप्रैल 2011 के बाद सर्वाधिक है, यानी सेवा सेक्टर में सरकार लगातार कार्य कर रही है और सेवा सेक्टर सरकार लगातार इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही है। सेवा सेक्टर हमारा लगातार इम्प्रूव हो रहा है, इससे इसी बात की पता चलती है। देखिए, जब किसी चीज़ के बारे में आप डिस्कस करें ना, या किसी चीज़ के बारे में पढ़ें मेरे ख्याल से, या मेंस में आंसर लिखें, तो विशेष रूप से किसी डाटा को कोट करते हुए आंसर लिखें। अगर किसी डाटा को आप कोट करते हैं तो वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। जैसे सेवा सेक्टर की देश में स्थिति अच्छी है, तो PMI इंडेक्स को हमने कोट कर दिया, तो आपका आंसर काफ़ी ऑथेंटिकेट हो जाएगा, आपका आंसर इम्प्रूव हो जाएगा। भारत नेपाल को जोड़ने वाले 200 साल का पुराना अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल क्षतिग्रस्त हुआ। यहां पे मैं एक चीज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, वो है सशस्त्र सीमा बल। देखिए, देश में जितनी भी बाउंड्री है उसकी सीमा की रक्षा कोई न कोई करता है। जैसे BSF के जवान अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। SSB के जवान देखिएगा, सशस्त्र सीमा बल के जवान देखिएगा, भूटान और नेपाल के साथ हमारी सीमा की रक्षा करता है। ITBP के जवान देखिएगा, ITBP के जवान ये चीन के साथ हमारी सीमा की रक्षा करता है। और एक देश बच गया म्यांमार, तो असम राइफल म्यांमार के साथ हमारी सीमा की रक्षा करता है। तो ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, और जितनी हमने चर्चा किया है सभी का सभी गृह मंत्रालय के तहत आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। नाटो का सदस्य बनने की दिशा में एक और कदम पे आगे बढ़े फिनलैंड और स्वीडन, और मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों देश कुछ दिन में नाटो के सदस्य हो जाएंगे, फिनलैंड और स्वीडन। IMF से दिवालिया देश के रूप में बात कर रहा है श्रीलंका, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जिस तरह से हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है, 4 जुलाई को वहाँ मनाया जाता है। और एक बच्चे ने अंधाधुंध गोली चला करके कई सारे लोगों को जख्मी कर दिया। अमेरिका में बंदूक खरीदना बहुत आसान है। जिस तरह से हमारे यहाँ लोग जाकर के खिलौना खरीदते हैं, वहाँ लोग बंदूक खरीदता है। इसी की आवश्यकता है कि इसको वहाँ पे रेगुलेट किया जाए, और इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार अब प्रयास कर रही है। देखिए, यहाँ पे बुर्किना फासो का जिक्र है। जब भी इस तरह का कोई न्यूज़ चर्चा में हो, बुर्किना फासो की चर्चा हो, तो उसका लोकेशन आप लोग गूगल खोलिएगा, गूगल मैप, और गूगल मैप में जाकर के देख लीजिएगा कि बुर्किना फासो कहाँ पे है, इसका क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, इसकी राजधानी क्या है, ये सब देख लीजिएगा। विश्व के सबसे बड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास ये अमेरिका की अगुवाई में हवाई द्वीप पे होता है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है, अमेरिका का पार्ट है, अमेरिका का एक स्टेट है, और यहीं पे ये सैन्य अभ्यास होता है। इसमें भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो INS सतपुरा और P-81 समुद्री गश्ती ने भाग लिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल में ही हुए अमेरिका में रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज में किस भारतीय नौसेना ने, या किस भारतीय नौसेना के जहाज ने भाग लिया? तो INS सतपुरा ने भाग लिया, और साथ ही साथ P-81 समुद्री गश्ती ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। चलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।